दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आइए, अब हम 31st क्वेश्चन तक हमने कर लिया था डिस्कस कि हाउ मेनी जूल आर इक्वल टू 1 किलोवाट। कितना बताया था याद करो और कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। अब हम 32 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 32 क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के आप खुद कर सकते हैं। बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है डिफाइन करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्या कैसे डिफाइन करोगे बताओ। अब देखो, मैं यहाँ लिख कर तो लिखने में तो टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। ए कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। या आप और इसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ द लेवल एंड सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि उसमें एक सेल हो, एक रजिस्टर हो, एक अमीटर हो, एक वोल्ट मीटर हो और एक क्लोज स्विच हो। इसका एक आप डायग्राम बनाइए। तो देखो, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट ये काम आएगा वो आएगा किसका, कि आप किसको किस में लगाओगे। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यदि पता है कि वोल्ट मीटर किस में लगता है भाई साहब, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल कनेक्शन में, और अमीटर किस में लगता है, सीरीज कनेक्शन में। क्यों लगता है ये सब मैंने तो डिस्कस कर रखा है पहले। ठीक है। तो बस यही दोनों मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यही दोनों को अपन यूज करना है। तो देखो, यहाँ से मैं बना देता हूँ डायग्राम क्या होगा। देखो, पहले तो एक आप रजिस्टर लगाओ, ठीक है। और इस रजिस्टेंस के क्या करोगे, इसके पैरेलल कनेक्शन में क्या लगाओगे, इसके पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट मीटर लगा दिया और इसको जोड़ दिया इससे। अब एक बीच में लगाओ क्या, अमीटर, सीरीज में अमीटर कनेक्टेड होगा। और फिर क्या बोल रहा है, एक सेल होना चाहिए तो सेल भी लगा दिया लो, और एक स्विच होना चाहिए तो हमने स्विच भी लगा दिया, जो कि क्लोज्ड और क्लोज्ड आउट होता है। ये पूरा सर्कल नहीं आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, हाफ आएगा, यहाँ से हाफ और ये हाफ, आप जानते हो स्विच का साइन। और फिर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेवल डायग्राम हो गया। ठीक है। करंट का साइन जरूर दिखाना भाई, क्योंकि करंट का साइन किधर होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस तरफ से इस तरफ होगा। ठीक है, जरूर दिखाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है। चलो, अब ये इसका आंसर हमने, और बोला है डिस्टिंग्विश ओपन एंड क्लोज सर्किट। बताइए ओपन क्लोज सर्किट क्या होता है। तो ये तो डिस्टिंग्विश कर दोगे क्या, कि ओपन सर्किट मतलब कि करंट नहीं फ्लो होगा, और क्लोज सर्किट मतलब करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है। तो इसको आप लिख लेना। फिर हम आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, ईच कैरिंग ई चार्ज कैरी कर रहा है, और फ्लोइंग अक्रॉस अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक वायर पर यूनिट टाइम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है। एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। मतलब कुल मिलाकर देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है और इसका एक का चार्ज है, ईच का चार्ज जो है वो ई है। तो बताइए कि एक क्रॉस सेक्शन मेटालिक वायर से एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा उसमें करंट। तो मैंने बता रखा है करंट का फॉर्मूला। देखो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, पूछा करंट का डेफिनेशन ही है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है करंट का होता है रेट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q अपॉन T। अब यहाँ पे Q क्या होगा बच्चों, देखो Q होता है चार्ज। अब यहाँ पे एक चार्ज तो है नहीं कि इसने कितने चार्ज दिए हैं, n चार्ज दिए हैं। तो सिंपल है कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक पे पावर है, एक पे चार्ज है E, तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू ई। सिंपल। तो ये हमारा होगा टोटल चार्ज, और इसमें T से डिवाइड कर देंगे तो हमारा I पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। ठीक है, एन ई अपॉन टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर बोल रहा है कि डायरेक्शन बताओ किधर होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, अब खुद सोचो कि जो आपका करंट है वो जो चार्ज है किधर फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। मतलब यदि आप ऐसे डायरेक्शन बनाओ तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब नॉर्थ से वेस्ट फ्लो कर रहा है आपका चार्ज, तो करंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। चलो, और जस्टिफाई और आंसर गिव योर रीजन। तो रीजन क्या बोलेंगे कि भाई करंट क्या होता है, करंट होता है जो चार्ज ऑफ फ्लो के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये वेस्ट टू ईस्ट होगा। सिंपल है। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, द चार्ज पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दिस वन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बता रहा है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये तो आप जानते भी हो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल फ्लो पर सेकेंड कंस्टिट्यूट द करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो क्या है,
आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है ये, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो एक पे चार्ज है इतना, तो और करंट कितना दिया है 1 एम्पियर। अब देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आई का फॉर्मूला होता है क्यू एन इंटू कितना, अब एक पे चार्ज कितना है, तो अभी हमने देखा था ऊपर एक पे चार्ज है 1.6 दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होता है, 1 एम्पियर डिफाइन होता है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर जाता है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे टाइम भी कितना आएगा, 1 आएगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको। आई करंट गिवन है 1 एम्पियर और टाइम भी गिवन है 1 एम्पियर का मतलब यूनिट सेकेंड, तो इसका मतलब टाइम भी कितना है 1 सेकेंड। उसके बाद आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, आई का फॉर्मूला आप लगाओगे ना, आई का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू क्यू अपॉन टी, ठीक है, n इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे n चार्ज है, नंबर पूछा है और एक पे चार्ज इतना है, तो आप ये एक चार्ज का वैल्यू रख दोगे 1.6 ये वाला वैल्यू, ठीक है, और i का वैल्यू, तो ये हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा 1 एम्पियर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली जो हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब दोबारा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 1 = हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ से n कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और जब 1 अपॉन में इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बता देता हूँ मैं। देखो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब इस -19 को ऊपर ले जाओ, -19 को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक कर लो बाहर, एक जो मतलब 10 है ना, 10 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक सेकेंड, ओके बच्चों, तो ये 10⁻19 अपॉन 1.6 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक 10 इससे बाहर ले लिया मैंने पावर में, तो ये हो जाएगा 10⁻18 और ये हो जाएगा 1.6, और जब वो 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे ना, या ऐसे कर लो कि आप इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे और 10 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा इंटू में 10 और ये बन जाएगा 100, और 100 में 16 का डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.25, और 6.25 और ये 10⁻18, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये ऐसा कैलकुलेट कर लेना आप, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या, लिस्ट द फैक्टर विच ऑफ द रेजिस्टेंस सिलिंड्रिकल कंडक्टर है डिपेंड ऑन एंड हेंस राइट द एक्सप्रेशन। देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक तो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, पहले तो देखो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैं बार बार बता रखा हूँ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इसके बदले में क्या आता है, रो आता है, रो L/A, और ये रो क्या होता है, ये है नेचर ऑफ मटेरियल। ये रो जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ये इसको रो जो होता है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, वो डिपेंड नहीं करता है लेंथ और एरिया पे, ठीक है, डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, और उसके बाद लेंथ क्या है और एरिया क्या है। अब जैसे मान लो कि एक एल्युमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है, उसका लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है, तो भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग अलग है, एटम्स के डेंसिटी, एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर सब अलग अलग हैं, तो इसका मतलब उसको करंट का फ्लो करने की एबिलिटी भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, सेम लेंथ और सेम एरिया होगा ना, तो भी यदि मटेरियल डिफरेंट होगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि सेम मटेरियल है, यदि मटेरियल सेम है, कॉपर ही है, और उसके आप एरिया के साथ या लेंथ के साथ कोई भी छेड़खानी करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो रेसिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा कि जो इसका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और एक्सप्रेशन लिखने बोला है तो एक्सप्रेशन तो मैंने अभी लिख के बताया, R = क्या, रो L/A, बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
फिर बोल रहा है हाउ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंज इफ़ इट्स लेंथ ट्रिपल बाय द स्ट्रेच। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैं बता रहा था क्या कि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा जब उसके लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए खींच के। ठीक है, तो मान लो कि पहले 1 मीटर का था, अब इसको खींच के 3 मीटर कर दिया, तो यदि ये टोटल 3 मीटर है और पहले 1 मीटर था, और लेकिन मटेरियल तो सेम ही रहा ना बच्चों। अभी हमने रो देखा था ना कि जो रेसिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है वो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, लेकिन वो फ्लो ऑफ अपोज ऑफ करंट को देखता है कि कितना ताकत से रोक रहा है। और जो रेसिस्टिव होता है वो डिपेंड करता है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो रेसिस्टिव होता है, रेसिस्टिविटी होता है। तो रेसिस्टिविटी ध्यान रखना, आप मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है आपको पूरा कि रेसिस्टिविटी हो जाए वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यदि मटेरियल अलग होगा तब रेसिस्टिविटी अलग होगी। यदि कॉपर और एल्युमिनियम होगा तब इसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, इसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। लेकिन यदि सेम मटेरियल है, उसके लेंथ में या डायमेंशन में कोई छेड़छाड़ करते हो तो रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नो चेंज। ठीक है, विल रिमेन सेम, ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी ग्राफ पे है, तो इसको देखो एक बार। पहले जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ना उसको खुद पहले स्टॉप करो और उसके बाद फिर खुद करो और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन से सुना करो। ठीक है, चलो आई होप कि अब आप कर लिए होगे। अब बताते हैं हम कि जो वी ग्राफ दे रखा है और वायर ए और ए बी जो फिगर में बता रखा है, इफ़ बोथ ऑफ वायर आर मेड सेम मटेरियल, तो देखो सेम मटेरियल हो गया, एंड आर सेम लेंथ, विच ऑफ टू आर थिकर। लेंथ सेम दे रखा है दोनों का, एल और एल, और मटेरियल भी सेम है। मान लो कॉपर है तो दोनों कॉपर का ही है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन थिकर होगा। अब बताओ कैसे करोगे। तो देखो अभी हमने क्या बताया था बच्चों कि रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब रो एल अपॉन ए, अब रो तो देखो डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो मटेरियल तो इसने साफ साफ बोला है कि मटेरियल सेम है, तो मैं ये तो रो तो कांस्टेंट हो गया। एल भी दोनों का सेम है तो रो एल भी कांस्टेंट है। अब डिपेंड करेगा किस पे? सिंपल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा एरिया पे। अब इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि जो ऊपर होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बी का रेजिस्टेंस कम है। क्यों होता है? क्योंकि स्लोप मैंने समझाया है, पिछला क्लास देख लेना। अब इसकी रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है, ए की रेजिस्टेंस ज़्यादा है वायर का, तो यदि ए की रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा? कम होगा, एरिया कम होगा। और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द टू आर थिकर, दोनों में से कौन थिकर है? ए और बी में से दोनों कौन थिकर है बताओ। तो वी थिकर है या ए थिकर है? तो वी थिकर होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है इसका। समझ में आ गया बच्चा? कॉन्सेप्ट से ध्यान रखो, बिल्कुल रटने का नहीं है। फिर बोल रहा है बी पार्ट इसका क्या पूछ रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच सो इट्स लेंथ इज डबल एंड एरिया हाफ। तो इसकी रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? चलो इसको करके बताओ। देखो आपको सिंपल दे रखा है कि रेजिस्टेंस लेंथ क्या हो गया? लेंथ डबल हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सिंपल है, जो ओरिजिनल फार्मूला है उसमें रख दो, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब कर लिया। अब मैं देखो अब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो क्या है। रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा? आर का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है रो एल अपॉन ए। तो आर डैश कितना हो जाएगा? आर डैश आप निकाल रहे हो तो अब जो रो तो वही होगा, सेम मटेरियल बता रखा है ना, मटेरियल सेम है, ए वायर ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, और इसकी लेंथ को डबल किया गया, मतलब पहले एल था तो अब क्या कर दिया गया बच्चा? 2L कर दिया गया, और एरिया को हाफ कर दिया गया है। तो एरिया पहले ए था तो अब इसको एरिया को A/2 कर दिया गया है। अब देखो ये बच्चा ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रो तो यही रह जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4L/A। ठीक है, 4L/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहाँ देखो, अब रो और L/A × 4, ठीक है, इक्वल टू आर डैश। ठीक है, आर डैश। तो रो L/A क्या होता है? ये देखो आर है ना, आर है, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहीं पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ कि इसको यदि आप आर कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा? आर डैश इक्वल टू 4R। तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। रेसिस्टिविटी पे क्या चेंज होगा?
देखो रेसिस्टिविटी पे तो कोई चेंज नहीं होगा, अभी हमने जस्ट अभी समझाया ना कि रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब मटेरियल ही सेम है तो उसका डायमेंशन आप चेंज कर दो चाहे मत चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मटेरियल चेंज होगा तब रेसिस्टिविटी चेंज होगा। आई थिंक अब आपको तो रट गया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। सो देखो बच्चे, इससे इजी तो क्वेश्चन हमें नहीं लगता है। क्या पूछ रहा है देखिए, स्टडी द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फर्स्ट बोला है कि करंट बताइए सर्किट में, और दूसरा बताइए कि 10 ओम जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपका ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ लगाओगे, इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 ओम हो गया। और आपको करंट पूछा है तो क्या करेंगे, I = V/R। तो V आपको दे रखा है 3 वोल्ट अपॉन 30, तो कितना है 1/10। 1/10 आ गया कि क्या इसका 1/10 तो मतलब 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर हो जाएगा इसमें करंट। अब 0.1 एम्पियर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस क्या निकालना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना है। तो V = क्या होता है, V = होता है IR। ठीक है, तो I आपको 0.1 दे ही रखा है, इंटू क्या कर दोगे 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है। 3 रजिस्टर है 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू बैटरी 3 वोल्ट एंड कैलकुलेट द। तो इसमें दिखाया रखा है, देखो 3 ओम को दो तो सीरीज में है, एक पैरेलल में है। तो 2 सीरीज में है, तो पहले तो इसको पूछा गया है, करंट पूछा है ना, करंट पूछा है। ओके, तो करंट पूछा है तो पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले हम सॉल्व करेंगे सीरीज वालों के, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज के में आ जाएगा 3 और 3 6, और फिर ये 3 और ये 3 पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा 6 × 3 और 9, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 2 ओम आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चा, 2 ओम आ गया, 2 ओम का। और बैटरी जो है वो 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। तो इसका करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा V/R। तो 3/2 मतलब 1.5 इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो तुम खुद से, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो देखो बच्चे, देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत है इजी। A और B के बीच R इक्विवेलेंट पूछा है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में R इक्विवेलेंट बता दिए, इस पॉइंट और A और B के बीच में। तो देखो एक एक करके एनालिसिस करो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये 4 क्या है, ये चारों पैरेलल में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, दो को। तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 2 अपॉन 2 + 2 4, तो ये हो गया 1 ओम। तो 1 ओम का आ गया इधर, और 1 ओम यहाँ, और 1 ओम ये, और ये 1 ओम, सब क्योंकि 2 है। तो मतलब ये मैं सर्किट दोबारा यदि ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चा, ये ऐसे, और इसके बदले में 1 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा इधर, और 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये बन गया हमारा। तो ये एक और ये एक और ये एक। अब ये एक और ये एक दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा बच्चा, इसके बदले में आ जाएगा यहाँ पे ये आएगा 2 का। ठीक है, सीरीज में, और ये भी दोनों सीरीज में है, तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का, और ये बन जाएगा हमारा B पॉइंट। अब ये दोनों वापस किस में आ गया, ये दोनों वापस पैरेलल में हो गया। तो फिर 2 और 2 का पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 का पैरेलल करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RAB, जो हो जाएगा AB पॉइंट के R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तभी CBSE का माइंड पकड़ पाओगे कि आखिर कैसा पूछता है। यदि हम किताब को ही देखते रहेंगे NCERT में, तो आप जानते हो NCERT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, नंबर ऑफ वैरायटी नहीं दिया है, तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि हमें कैसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिए, हम सारे ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। ये तकरीबन आपको 200 से 400 क्वेश्चन करा देंगे, फिजिक्स से डर ही निकल जाएगा और केमिस्ट्री से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनामिक एजुकेशन।